नमस्कार दोस्तों, 9 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अपने डाउट्स के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस के लिए आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला आर्टिकल, अ केस फॉर डाउन टू अर्थ गवर्नेंस। क्या बोला जा रहा है, देखिए अरुण मायरा जी ने इस आर्टिकल को लिखा है और कहीं ना कहीं ये जो अन्ना हजारे जी ने एंटी करप्शन कैंपेन चलाया था ना, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं कि वो एंटी करप्शन कैंपेन किस बेसिस पे चला था, उसके बाद वो कैंपेन कितना आगे पुश फॉरवर्ड किया गया, अभी के लिए उस कैंपेन की हालत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे अरुण मायरा साहब ने बात की है। तो इसको देखेंगे। इस आर्टिकल को मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा। व्हाट इज एन NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडिया अलाइनमेंट के बारे में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अलग से देखेंगे इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है सेफ सेशन। पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पैंडमिक बट ऑल्सो मोर टाइम। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ज़रूरी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारे लेजिस्लेचर्स को कहीं कोविड-19 ना हो जाए, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट में बातचीत का समय है ना, उसको थोड़ा बढ़ाइए। अभी के लिए 18 सिटिंग्स रखी गई हैं, भले ही कोई वीकेंड ब्रेक नहीं रखा गया है, हॉलीडे नहीं रखा गया, बट फिर भी ज़्यादा समय की ज़रूरत है। अभी ज़्यादा समय की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करना है और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से कारण है वो इस आर्टिकल में बता रखे गए हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल में वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स इसमें दिए गए हैं, वो ये वाला है, वैक्सीन फॉर ऑल। देखिए, वैक्सीन बन रही है, अभी कब बन के आएगी कब नहीं आएगी, बहुत सारी वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पे ज़रूर ये होता है कि वैक्सीन पॉलिसी क्या होगी। वैक्सीन पॉलिसी मतलब कि एक बार मान लीजिए वैक्सीन बन जाती है तो उसको कैसे लोगों को एडमिनिस्टर किया जाएगा। अभी वैक्सीन पॉलिसी में भी दो फैसेट्स आते हैं। एक फैसेट तो ये आता है कि इंडिया के अंदर आप वैक्सीन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस तबके को कितनी वैक्सीन दोगे, ये बातें। दूसरी चीज़ कि दुनिया में वैक्सीन कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो वैक्सीन है जिसके इंडिया में ट्रायल्स चल रहे हैं, मान लीजिए वो एक पोटेंट वैक्सीन बनके हमारे सामने आ जाती है, उसकी एफिशिएंसी प्रूव हो जाती है, तो अभी उस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। इंडिया के ऊपर बाकी देशों से भी प्रेशर आएगा कि हमको दो हमको दो, ठीक है ना। उस केस में मान लीजिए कि किसी और देश में वैक्सीन बन जाती है तो हम वहां पे प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें भेजो हमें भेजो। तो शुरुआत में जब ये वैक्सीन बनेगी ना, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड आएगी। उस समय पे एक ग्लोबल पॉलिसी होनी चाहिए इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ओवरऑल इसके फायदे को बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में कुछ बातें कही गई, इसे देखेंगे। फिर भैया ये आर्टिकल है द डेमोनाइजेशन ऑफ डिसेंट। तो इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है भैया बृंदा करत जी ने। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ MCPI M पॉलिट ब्यूरो की मेंबर हैं। तो अभी बृंदा करत जी ने लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने और दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, जो जिस तरीके से भी ये कफील खान वाले केस को और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो लोग एजिटेशन कर रहे थे उनके साथ उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, उनकी कोई सुनवाई नहीं की, इन सब चीज़ों पे यहाँ बातचीत उठाई गई है। अभी देखिए, दिल्ली पुलिस, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं। दिल्ली पुलिस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो इनके ऊपर आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लो, बट कोई भी पर्सपेक्टिव अपना इन आर्टिकल्स में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से मत बनाइएगा, क्योंकि आप एक्चुअली में एग्जाम ही इन जगहों पे जाने के लिए कर रहे हो। समझ गया ना। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, द आफ्टर शॉक्स ऑफ स्टरलाइट। यहां पे बात की गई है स्टरलाइट प्लांट की। आपको पता है जो स्टरलाइट का कॉपर प्लांट है, ये पहले महाराष्ट्र में लगने वाला था, नहीं लगने दिया गया। गोवा में लगने वाला था, नहीं लगने दिया गया। तमिलनाडु में लगा दिया गया। अभी तमिलनाडु में 2018 में जब एजिटेशन हो रहा था तो 13 लोगों को पुलिस ने गोलियां मार दी, उसके बाद से प्लांट बंद है। तो यहाँ पे ऑथर कुछ बेसिक पॉइंट्स उठा रहा है कि पहली बात तो अगर प्लांट बंद करना था तो शुरू क्यों किया, शुरू करने के बाद तुमने उसको बंद कर दिया, तो बंद करने से पहले क्या जो भी प्रोसीजर्स थे उसको क्लोज करने के तुमने यूज किए? और इस प्लांट के बंद होने की वजह से कोई भी दूसरा प्लांट, कोई भी दूसरी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपना प्लांट तमिलनाडु में सेटअप नहीं करना चाहता। तो इससे रिलेटेड कुछ व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे ऑथर ने, इन्हें देखेंगे। फाइनली, माउंटेन्स दैट सस्टेन मिलियंस। यहाँ पे माउंटेन इकोलॉजी की बात की गई है और मैं बोलूंगा बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, क्योंकि इन्वायरमेंटल फील्ड में, इन्वायरमेंट में आपका चाहे मेंस हो चाहे आपका एसे का पेपर हो, वहां पे आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इधर से लिखने को।
तो भाई माउंटेन में जो लोग रहते हैं उनके लिए उनकी इकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो हिमालय का रीजन है उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, जो उसका नीचे जा रहा है, जो ठीक है ना, जो उसकी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी इन्वायरमेंटल ब्यूटी है, जो उनकी इन्वायरमेंटल प्रिस्टीननेस है, वो नीचे जा रही है। अभी वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो बाहर के टूरिस्ट आके उनके इलाके को गंदा करते हैं, वहाँ पे इंडिजिनस कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सुधारा कैसे जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने कुछ व्यू पॉइंट्स दिए, इन व्यू पॉइंट्स को देख लेंगे। अब भाई आ रही है भाई डाउन टू अर्थ गवर्नेंस की। डाउन टू अर्थ गवर्नेंस आप देख लीजिए क्या लिखा, टाइटल से समझने की कोशिश करिए। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस रिमेन्स द अनफिनिश्ड एजेंडा टू मेक इंडिया डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग एंड डीप। लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने की यहाँ पे बातचीत करी जा रही है, बट इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है कि 9 साल पहले अन्ना हजारे जी ने अपना हिस्टोरिक फास्ट तोड़ा था, जब मनमोहन सिंह जी ने उनको बताया कि देखिए आप ये जो एंटी करप्शन का मूवमेंट लीड कर रहे हैं, हम आपके लिए एक एंटी करप्शन लेजिस्लेशन लेके आएंगे। मतलब पार्लियामेंट मान गया है एंटी करप्शन लेजिस्लेशन की डिमांड। उस समय पे अन्ना हजारे जी के पीछे हजारों लाखों की तादाद में लोग खड़े थे, चाहे वो रिच क्लास के हों, मिडिल क्लास के हों, पुअर क्लास के, और एंड में पार्लियामेंट को लोगों की बात माननी पड़ी और पार्लियामेंट को सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ा। अभी उस समय से लेके अब तक ये बिल, ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट कैसे आगे चला है, और हमारे सामने कोविड और चाइना जैसी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में भी देखेंगे। जो अन्ना जी का मूवमेंट चल रहा था उसमें एक बॉडी को सेटअप करने की बात की जा रही थी, जन लोकपाल। और इस जन लोकपाल के पास ये ताकत होगी कि किसी भी बड़े पब्लिक डिग्निटरी को, गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्वायरी कर सकता है, उसके ऊपर चार्जेस ला सकता है, उसके ऊपर करप्शन की इंक्वायरी कर सकता है। और कहा जाता है कि इस जन लोकपाल के बिल में उस समय पे बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करिए। अभी अन्ना हजारे जी की बात की जाए तो अन्ना हजारे जी आप कह सकते हो थोड़े कॉम्प्लेक्स पर्सन है यहाँ पे ऑथर के हिसाब से। उन्होंने बोला कि भले ही अन्ना हजारे जी की ये डिमांड थी कि आप लोकपाल बनाइए सेंटर पे, लोकायुक्ता बनाइए स्टेट पे, बट लोकपाल और लोकायुक्ता बनाने से भी आपकी पॉलिटिक्स में, आपके गवर्नमेंट में करप्शन कम नहीं होगा, तब भी करप्शन चलेगा। तो जरूरी यह है कि इलेक्शन कराने के तरीके में आप रिफॉर्म्स लेके आइए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सेसिव पावर अपने हाथ में सेंट्रलाइज करके रखती है उससे मदद नहीं मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में जो पावर को सेंट्रलाइज करके रखते हैं उससे काम नहीं चलेगा। कुल मिला के यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं अन्ना हजारे जी? अन्ना हजारे जी ये बोल रहे हैं कि सेंटर अपनी ताकतों को डिसेंट्रलाइज करके स्टेट्स को दे और स्टेट्स अपने टर्म में उन ताकत को डिसेंट्रलाइज करके लोकल गवर्नमेंट को दे। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम कानून बना के अगर लोकल गवर्नमेंट को सीधे सीधे कुछ ताकत दे सके, खासकर पैसों के फील्ड में, वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके, फिर भाई बात की जाए कि जब ये एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था और ये सब बातें पार्लियामेंट से पूछी जा रही थी, पार्लियामेंट के लोगों से, तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपीज थे उन्होंने पलट के बोला कि आप लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना बड़ा बात बोल रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, आप एक काम करो, आप हमसे बोल रहे हो ना कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं है। आप एक काम करो, अगर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने वाली बात है और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इलेक्शन जीत के दिखाओ। ये हुआ था दोस्तों। अन्ना हजारे जी का जब मूवमेंट चल रहा था ना, उस समय पे जब अन्ना हजारे जी पार्लियामेंटेरियन से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने बैक चैनल से पूछा इन एजिटेटर से कि अगर ऐसी ही बात है, लोग तुम्हारी साइड हैं, तो इलेक्शन लड़के जीत के दिखाओ। उस समय अन्ना हजारे जी के साथ आपके अरविंद केजरीवाल जी भी खड़े थे, इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, छोड़ के आ गए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आम आदमी पार्टी बनाई। अभी जब आम आदमी पार्टी बनाई तो मूवमेंट का आप कह सकते हो एक तरीके से पॉलिटिसाइजेशन हो गया। आम आदमी पार्टी बाद में जीती, बट एक्चुअल में जिस वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ था ना, वो मूवमेंट का जो पेस था वो पेस चला गया। मतलब पॉलिटिसाइजेशन हो गया मूवमेंट का यहाँ पे। ठीक है, फिर यहां पे बात की जा रही है पैसे की। जब भी इलेक्शन की बात होती है, दुनिया भर में जो भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज हैं वो पैसे पे काम करती है, और यहां पे पैसे का मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। मतलब कि आपने इलेक्शन कराया, आपके पास खूब सारा पैसा है, आप यूपी के गांव में गए, बिहारों के गांव में गए, आपने लोगों को ठर्रा बांट दिया 50-50 रुपए का, लोगों ने ठर्रा पिया, ठीक है ना, लोगों को थोड़ा चखला करना आपने मतलब अवेलेबल करवाया, मटन कबाब, चिकन कबाब, लोगों ने खाया और लोगों से बोल दिया कि भाई कल सुबह है इलेक्शन, आके वोट डाल देना इस पार्टी को। वो लोग गए, उन्होंने वोट डाल दिया। उन बेचारों को क्या पता, दिहाड़ी में काम करने वाले वो मजबूर हैं, एक दिन उनको दारू और चिकन खाने को मिल गया, यही नहीं मिलता है उनको डेली चीज में। तो
देखा जाए तो आज भी देश के कुछ हिस्सों में इस तरीके से वोट डाले जाते हैं, हालांकि अब ये चीजें कम हो गई हैं। ये हो जाएंगी इलेजिटिमेट प्रैक्टिसेस। लेकिन ये बोला जाता है कि अगर इलेक्शंस को आपको लेजिटिमेटली जीतना है ना, तो भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब भी इलेक्शंस, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये यूएस में भी है। यूएस में भी जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। लेजिटिमेटली जीतने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको सिटीजन्स के साथ कम्युनिकेट करना है। अभी कम्युनिकेट करोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट करने पड़ेंगे, और ये एडवर्टीजमेंट महंगे होते हैं। और इन एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को चलाने के लिए आपको टैलेंटेड लोगों को हायर करना पड़ेगा, और वो टैलेंटेड लोग फ्री के नहीं आते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के लिए पैसा देना पड़ता है। आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है ना दोस्तों, तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओ तो उस वेबसाइट पे आपको कांग्रेस के या बीजेपी के आपको एड्स दिख जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस में एड्स दिख जाएंगे उनके। इनफैक्ट आप रोड्स पे जा रहे हो तो बैनर्स लगे बड़े बड़े दिख जाएंगे। ये फ्री में नहीं लगते हैं, इनमें पैसा खत्म कर रहा। तो मान लीजिए किसी एक इलेक्शन में दो पार्टियां खड़ी हो रही हैं। अभी एक पार्टी ने 20 लाख रुपए जुटाए और दूसरी पार्टी ने 10 लाख जुटाए। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख वाला कोशिश करेगा कि मैं कुछ और पैसे जुटा लूं, चूंकि 20 लाख वाला यहां पे एडवांटेज पे। 20 लाख वाला ज्यादा लोगों को अपना इलेक्शन कैंपेन फैला देगा, 10 लाख वाला कम को फैला पाएगा। तो 10 लाख वाला सोचेगा कि मेरे 10 लाख ना खराब हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा पैसा लेके आऊं, इसलिए वो कहीं और से पैसा लाने की कोशिश करेगा ताकि वो इलेक्शन ना हार जाए। तो यहां पे एक रेस हो रही है टू रेज मोर मनी। ओके, और यहां पे रीजन क्या है? लेजिटिमेट इलेक्शनिंग प्रोसेस। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे इलेजिटिमेट की बात नहीं हो रही है। लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत है। ठीक है, अभी आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट में केस गया और यह बोला गया कि भैया ये इलेक्शंस लड़ने के लिए आप इतना पैसा खत्म कर रहे हो, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, हम उससे छीन नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना? कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, फला फला बिजनेसमैन, उसने किसी फला फला पार्टी को अपनी मर्जी से 30 करोड़ रुपए दिए कि हाँ भाई आप अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर करिए। तो वो जो बिजनेसमैन है ना, वो अपनी मर्जी से पैसे दे रहा है, उसके ऊपर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है पैसे देने में। समझ गए? तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी से पैसे दे रहा है, तो वो लेजिटिमेट है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इस इलेक्शन फंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि दिस इज लेजिटिमेट। हाँ, कोई इलेजिटिमेट प्रैक्टिस हो रही है तो बात अलग है। तो इंडिया में तो इलेजिटिमेट प्रैक्टिस होती हैं, तो इस चीज को लेकर आया जाता है। ठीक है, अब बात की जाती है कि डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में पैसा तो चलता ही है, हमको पता चल गया। और लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों चलता है। इलेजिटिमेट को हम रोकने की कोशिश करते हैं, बट लेजिटिमेट पॉलिटिकल फंडिंग को हम नहीं रोक पाते। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकाल रखे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नॉन टैक्सेबल कर रखा है। तो भाई कोई अपनी मन से पैसा देना चाहे बिल्कुल दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, कोई मना नहीं कर सकता। अब अगर दुनिया भर की डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी दो तरीके की है, आपको पता ही है। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएस फ्रांस में, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है। अब इन सारे सिस्टम्स की अपनी अपनी खामियां, अपनी अपनी अच्छाइयां होती है। जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास कुछ नियम कानून और स्टेट्स के पास अपने नियम कानून है। अभी जैसे कि यहां पे यूएस की बात की जाए, यूएस में जिस तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम है, या यूएस में आपको जो पता है ना गन लॉ है, वो गन लॉ बहुत अजीब सा है। जाने कितने डेकेड से यूएस कोशिश कर रहा है उस गन लॉ को रिफॉर्म करने की, बट रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की जो गन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अभी यूएस प्रेसिडेंट दम से चाह भी जाए तो भी हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरीके से अमेंड नहीं कर पाएंगे, चूंकि स्टेट्स का रूल आता है। गन लॉ को यूएस प्रेसिडेंट पूरी तरीके से अमेंड नहीं कर पाएंगे अपने दम पे, चूंकि स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो कुछ चीजें इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज में ऐसी आ जाती हैं जहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में बात रहती नहीं है, वहां पे स्टेट्स को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बटे हुए हैं किसके बीच में? प्राइवेट इंटरेस्ट में। तो जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं वहां पे, वो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। कैसे प्रेशर डालते हैं? उन्हीं कॉर्पोरेट प्लेयर्स ने तो उनकी फंडिंग की है इलेक्शन की। अभी उनका तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी अगले इलेक्शन में फंडिंग नहीं करेंगे। आपको पता है ना, यूएस और जो बड़ी बड़ी, और इंडिया, किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, पॉलिटिशियन लॉबी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट लॉबी होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लॉबी इलेक्शन में पैसा खत्म करती है। अब देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में ऑथर बोल रहा है कि इंडिया की पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आ जाते हैं
कि वो पार्लियामेंटेरियंस अगर किसी भी चीज पे कोई डिसीजन लेने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये ठीक तरीके से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। भले ही उन लोगों को वोट डाल के लोगों ने ही चुन के लोकसभा में बैठाया है, राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से गए, लेकिन जब वो लोग अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में पार्लियामेंट में काम करते हैं तो ज्यादातर केसेस में वो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते। फिर अगर बात की जाए इलेक्टेड डेमोक्रेसीज की, इंडिया में जो पॉलिटिशियंस इलेक्ट हो रहे हैं अभी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्होंने किसी को मारा है, मर्डर केस पेंडिंग है, ठीक है ना, वो एजुकेटेड नहीं है, इन सब चीजों को छोड़ दो, जिस तरीके से वो इलेक्ट किए जाते हैं ना, उस प्रोसेस में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स का जो प्रोसेस है वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी उसमें हम लोग ना जाते हैं, एक सिंपल बात देखते हैं। हमारे पार्लियामेंट में 500 से ज्यादा लोग हैं, अगर आप लोकसभा की बात कर लो, राज्यसभा में ला दो तो ज्यादा हो जाएंगे, राज्यसभा में लगभग 250। अभी एक लोकसभा की बात कर लो, उसके अंदर 500 लोग बैठे हैं। वो 500 लोग आए कैसे हैं? तो उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग पड़ी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटिंग में जीत के वो उस पार्लियामेंट में आ गया। अब वो करेंगे क्या? या तो वो अपने लोकल इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करें या नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें। अभी जब नेशनल इंटरेस्ट आता है ना दोस्तों, तो कभी कभी लोकल इंटरेस्ट वायलेट होने लगते हैं। कभी भी वो एक नियम बनेगा अगर, तो वो नियम सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, किसी ना किसी को उस नियम से नुकसान हो ही रहा होगा। तो अब ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये लोग आते हैं लोकसभा के अंदर बैठ के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी हित हैं उनको यहां प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और 500 लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं हमको लोकसभा के अंदर। क्योंकि वो सब लोग सेंट्रलाइज्ड पाई से, सेंट्रलाइज्ड केक से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो कभी कभी होगा क्या कि ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट इसमें चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर ने एक बहुत अच्छा कोट दिया है यहाँ पे, हैड एवरी एथेनियन सिटीजन बीन अ सोक्रेटस, इवन एथेनियन असेंबली वुड स्टिल हैव बीन अ मॉब। एथेंस कहाँ पे? एक शहर है ग्रीस में। सोक्रेट्स एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, यूरोप में वो एक्टिव थे, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए। अभी सोक्रेटिस के व्यू पॉइंट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमी को प्रमोट करने वाले हैं। तो अगर इस तरीके से एथेनियन सिटीजन एथेनियन असेंबली में बैठेगा, वहां की जो लॉ मेकिंग असेंबली थी, और अगर वो सोक्रेटस की तरह एक्ट करता है, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी की तरह ये एक्ट करता है, तो जो एथेनियन असेंबली है ना, वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव कम एक मॉब ज्यादा रहेगी। और मॉब आपको पता है क्या करता है? वॉयलेंस करता है, एक दूसरे को मारता है। मॉब का कोई नियम कानून नहीं होता है। तो ये यहां बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर हर आदमी ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट और सिर्फ अपना सोचेगा तो नेशनल इंटरेस्ट आप कैसे मीट करोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोकसभा में बैठ के नियम कानून बना रहे हो तो आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, और वो आदमी को अगला इलेक्शन जीतना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरेस्ट की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इंटरेस्ट की बात करेगा। तो यहां पर एक नेचुरल क्लैश निकल के आता है। ठीक है, और ये क्लैश अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। फिर ये बोला जा रहा है कि भाई हमारी पॉलिटिक्स में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं। तो जैसे मान लीजिए अब आप यूके की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, वहां पे दो दो मेन पार्टीज हैं। इंडिया में भी अभी के लिए देखो आप, दो मेन पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बात यह है कि जैसे जैसे मतलब, और ये मान के चल लीजिए कि कोई बहुत दो बड़ी पार्टी इंडिया में निकल आती, मान लीजिए कांग्रेस भी बड़ी और बीजेपी भी बड़ी है। अभी इन पार्टी के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी मैटर करता है। तो मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, और जो टॉप के लीडर्स हैं वो अपनी बात चला रहे हैं, नीचे के लीडर्स की बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो वहां पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी का सिद्धांत टूट जाएगा। तो हमारे देश की इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलने के लिए, हमारे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से चलने के लिए इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और फाइनली इस हर चीज का सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखिए, सिटीजंस को चीजों को सॉल्व करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस कैसे चलनी है, इसके लिए सिटीजंस को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब भी कहीं पर इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इलेक्शन सही तरीके से हो, डेमोक्रेसी के अगर मूल सिद्धांतों को अप्लाई करना है तो गवर्नेंस में सिटीजंस को सामने बढ़ के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो जो लोग हैं उन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, दकियानूसी ख्यालात हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ चीजें दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। ये चीजें हमारी डेमोक्रेसी को रोकती हैं। बस यही सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। थोड़ा लंबा हो गया आर्टिकल, बट ठीक है, जितना हो सका एक्सटेंसिव उतना हमने डिस्कस किया।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेफ सेशन। पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक बट ऑल्सो मोर टाइम। पार्लियामेंट का सेशन है 14 सितंबर से, आपको पता ही होगा। लोकसभा राज्यसभा फैल के बैठेगी, दोनों चैम्बर्स का इस्तेमाल होगा, लोकसभा का राज्यसभा का। 1 बजे से 3 बजे के बीच में डिसइंफेक्ट किया जाएगा, सैनिटाइजेशन होगा वहाँ पे। टोटल 18 सिटिंग्स होंगी। तो आप देखो, तो क्वेश्चन आवर में से जो स्टार्ट क्वेश्चंस हैं उनको हटा दिया गया है, केवल अनस्टार्ट क्वेश्चंस देंगे। मतलब जो रिटन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके रिटन आंसर्स दिए जाएंगे। 0 आवर जो कि नॉर्मली 1 घंटे का होता था वो 30 मिनट का हो जाएगा। अब शुरुआत में जब क्वेश्चन आवर को हटाने की बातचीत करी गई, 0 आवर को कम करने की बातचीत करी गई, तो इसका शुरू में तो अपोजिशन हुआ, बाद में अपोजिशन नहीं हुआ। अभी यहां पे ऑथर बोल रहा है आप अपोजिशन करोगे कौन से बेसिस पे। जो अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट्स है, जैसे कि केरला की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल की बात कर लीजिए, जब वो मिले वहां पे कोई क्वेश्चन आवर हुआ ही नहीं। तो कम से कम पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में अनस्टार्ट क्वेश्चंस पे तो बहस हो रही है। अपोजिशन की जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग हुई वहां तो क्वेश्चन आवर हुआ ही नहीं। तो मतलब शुरू में जब सरकार ने बोला कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो काफी यहाँ पे सरकार का क्रिटिसाइजमेंट हुआ। बाद में सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, अनस्टार्ट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन आवर का हटने वाला सिनारियो है ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज एक्सपेंडेड हिज पावर ग्रेजुअली इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक एंड नॉट रेयरली यूजिंग इट एज अ फैकेट फॉर एग्रेडाइजमेंट। द अटेनुएशन ऑफ पार्लियामेंट ओवरशैडोड बाय स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हैज बीन कंसर्न्ड इन इंडिया इवन बिफोर द पैंडेमिक। ये बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेजेंट सरकार के जो लीडिंग लीडर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो रहे हैं और उनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि पार्लियामेंट की जो ओवरऑल ताकत है वो कम हो रही है। किसी भी सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट में जो अपोजिशन बैठा है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और डायरेक्टली कह लीजिए या इनडायरेक्टली कह लीजिए, ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि जो अपोजिशन है वो वीक पड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते लॉ मेकिंग में एग्जीक्यूटिव फ्रंट फुट पे है। और पैंडेमिक के दौरान ये जो ट्रेंड है ये बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि पैंडेमिक से पहले ही एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और पैंडेमिक के दौरान तो ये जो फिनोमिना है बहुत तेज हो गया। तो एंड में ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब जो सरकार चुन के सरकार चला रही है। ओके, अभी क्या है कि मैनेजमेंट का पैंडेमिक कैसे हुआ, ऐसे बहुत से इश्यूज चल रहे हैं इंडियन सोसाइटी में जिसके ऊपर सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैंडेमिक की हैंडलिंग को लेके, उसके बाद जो चाइना का एग्रेशन हो रहा है एलएसी के ऊपर उसको लेके, चूंकि लोगों के पास अभी भी प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट पे सरकार किस तरीके से डील करेगी चीजों के साथ उसको लेके। ठीक है, फिर जीएसटी रिजाइम के अंदर जो जीएसटी कंपनसेशन देने की बात की थी सेंटर ने स्टेट्स को, उसको लेके, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनल सिक्योरिटी बिगड़ रही है उसको लेके, बिहार इलेक्शंस में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके की बिहार इलेक्शंस की हैंडलिंग होगी पैंडेमिक के दौरान उसको लेके, और इंडिया की जो टाइज नेबर्स के साथ बिगड़ रहे हैं उसको लेके। यहां पे किसकी बात हो रही है, मेनली यहां बात हो रही है नेपाल की। तो इन सब चीजों के ऊपर पूछने की जरूरत है सवाल, किससे, भाई सरकार से। लेकिन बात यह बोला जा रहा है कि अपोजिशन इस समय पे कमजोर नजर आ रहा है और अपोजिशन प्रॉपर तरीके से सवाल पूछ नहीं पा रहा है। कुछ हद तक आप देखोगे तो जो कांग्रेस पार्टी है उसने सवालों को पूछा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से रिस्पांस नहीं दिया है। यहां पे एक पॉलिटिक्स ही होने लगती है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है, प्लस जो रीजनल पार्टीज हैं उनके स्टेट्स में इस हद तक कोविड-19 फैल चुका है कि वो बेचारे कोविड-19 से ही डील करने में लगे हैं, तो किसी और चीज की तरफ उनका ध्यान आ ही नहीं पा रहा है। अभी इस दौरान पैंडेमिक के दौरान 11 बिल्स को लेके आया जाएगा ऑर्डिनेंस। 11 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए कि अब ये 11 ऑर्डिनेंसेस कौन से थे, ये कल या परसों की मैंने आपको एडिटोरियल डिस्कशन में बताया भी था। अब इन ऑर्डिनेंसेस को नियम कानून बनाने के लिए 11 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्सेशन एंड अदर लॉस रिलैक्सेशन टू अदर प्रोविंस ऑर्डिनेंस 2020। इसमें क्या बोला गया कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा गया वो पैसा 100% इनकम टैक्स डिडक्टेबल है। अभी सरकार को पीएम केयर्स फंड के चलते बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, ये सरकार ने अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है। और पीएम केयर्स फंड में आए हुए पैसे को वो हर बेनिफिट मिल रहे हैं जो बाकी चीजों को मिलते हैं। तो 100% टैक्स डिडक्टेबल है ये पैसा।
तो यहां पे ऑथर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बस यही करने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे पार्लियामेंट को स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उससे सवाल पूछा जा सके। अगर पार्लियामेंट कमजोर पड़ जाएगी तो सरकार से आप सवाल कैसे पूछोगे। फिर हम बात करते हैं इस आर्टिकल की। वैक्सीन फॉर ऑल, इंडिया नीड्स अ कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी दैट इंश्योर्स टोटल कवरेज इन लॉजिकल फेसेस। भैया कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है, नहीं आ रही है पता नहीं, रेस चल रही है वैक्सीन की तरफ, हर स्टेज पे बातचीत चल रही है भाई, स्टेज 2, स्टेज 3, बहुत सारी वैक्सीन स्टेज 1 स्टेज 2 क्रॉस करके स्टेज 3 पहुंच चुकी हैं। एक वैक्सीन के डेवलपमेंट में स्टेजेस क्या होती हैं, पहले कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब बात यह है कि वैक्सीन बने या ना बने, वैक्सीन बने या ना बने, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, इंपॉर्टेंट ये कि मान लीजिए कल की डेट में वैक्सीन बन के आ जाती है, तो उसको बांटा किस तरीके से जाएगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, वेदर और नॉट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज अराउंड द कॉर्नर, इट इज इंपेरेटिव दैट अ वैक्सीन पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। क्योंकि इस वैक्सीन पॉलिसी के हिसाब से पैरिटी ऑफ एक्सेस होगा। एक बार मान लीजिए वैक्सीन आ गई तो वो मिलेगी किसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब वैक्सीन आएगी तो शुरुआत में जब वो इंट्रोड्यूस होगी मार्केट में, वो महंगी होगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो पहले अपना पैसा निकालेंगी, कहीं ना कहीं उनका दाम ज्यादा होगा। अलग अलग वैक्सीन एफर्ट्स अलग अलग जगहों पे तेजी से चल रहे हैं, तो हम अभी के लिए ये नहीं कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री में ये वैक्सीन पहले बनेगी। अब यहां पे डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला, द नीड टू यूज अ वैक्सीन व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल इफेक्टिवली। ये क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव यूजेज ऑफ वैक्सीन। अभी इनके हिसाब से इफेक्टिव यूजेज ऑफ वैक्सीन है क्या, ये है भाई कि देखिए, need to prioritize vaccination for some in the initial stages, while in time as the production increases people everywhere should get it। यानी कि भाई शुरू में जब वैक्सीन बन के आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो उस वैक्सीन की सप्लाई होगी ना वो उतनी तेज नहीं होगी। तो शुरू शुरू में आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, मतलब कुछ लोगों के लिए आपको उस वैक्सीन को रिजर्व करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो एसेंशियल वर्कर्स काम कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या वो लोग जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, ये लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, इनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कम पड़ रही है, तो इनको भाई आप सबसे पहले वैक्सीन दो। और खास बात डॉक्टर टेड्रोस यहां पे क्या बोल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम पीपल इन ऑल कंट्रीज रेदर देन ऑल पीपल इन सम कंट्रीज। कहने का मतलब ये है कि अभी वैक्सीन बन के निकलेगी तो मान लीजिए किसी एक देश से निकलेगी, मान लीजिए कल की डेट में यूएसए वैक्सीन बना देता है, तो यूएस क्या बोलेगा कि पहले भैया हम अपने देश के सारे लोगों को वैक्सीन देंगे, फिर हम बाद में किसी को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि देखिए, इस वैक्सीन को आप कुछ लोगों को सारी कंट्रीज में पहले दीजिए, यानी कि सब कंट्रीज में जो लोग ज्यादा रिस्क पे हैं, जिनको कोई पहले से बीमारी है, जो लोग बूढ़े हैं, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनको आप पहले दीजिए। तो मतलब अगर किसी एक देश में वैक्सीन बनी, मान लीजिए यूएसए में, और यूएसए में जो हेल्दी जनता है उनको आप पहले वैक्सीन दे रहे हो, और बाहर के देशों की जनता मर रही है चूंकि वहां वैक्सीन नहीं, तो वो गलत है। इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन की यहां पे बात हो रही है। अभी इस इक्विटेबल डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंट्री वाली बाउंड्रीज है ना, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है ना, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। अभी इनको इग्नोर करने के लिए गवर्नमेंट को प्ले में आना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ये बोल चुकी कि वैक्सीन अगर बन गई तो पहले हम अपने देश में इस्तेमाल करेंगे, खासकर यूएसए ये बोल चुका है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, वैक्सीन बनेगी तो महंगी होगी, तो भैया पहले तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को अवेलेबल कराई जाए जो उसके लिए पैसा नहीं दे सकते, या फिर उनको कम दाम में अवेलेबल कराया जाए। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है वैक्सीन को देने के लिए। इनफैक्ट आप गरीब लोगों की क्या बात करो, जो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, अगर एक वैक्सीन की गोली आती है और मान लीजिए हजारों में होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, क्योंकि शुरुआत में जब प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन कास्ट हाई होगी। ऑलरेडी उस वैक्सीन को बनाने में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो लगी चुकी है, तो उसका पैसा भी निकालेंगी ये कंपनीज। तो यहां पे गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उस पैसे को बियर करे, और धीरे धीरे करके जब मैसिव प्रोडक्शन उस वैक्सीन का शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस वैक्सीन के दाम भी नीचे आएंगे, वो और अफोर्डेबल हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में वो अफोर्डेबल नहीं रहने वाली है, सबको पता है। उस समय पे गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि वैक्सीन सबको अवेलेबल हो जाए शुरुआत में प्रायोरिटी के हिसाब से, और बाद में तो सबको अवेलेबल हो ही जाएगी। और यहां पे अगर एक प्रॉपर पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई और गैप्स छोड़े तो फिर वायरस सरवाइव करता रहेगा और वो फिर फर्दर डैमेज करेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पैन ग्लोबल कनेक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस वैक्सीन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए।
अभी इंडिया में अगर आप इस वैक्सीन की डिलीवरी सिस्टम की बात करो तो इंडिया का जो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम है ना चिल्ड्रन का, ठीक है, उसको ऑलरेडी मतलब काफी एडवांस स्टेजेस पे, आपको पता ही कि हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर चुके हैं बहुत बड़ी बड़ी वैक्सीन का। तो उस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चलते जो कैपेबिलिटी हमने मतलब अमास की है, जो वेयर विदल टू रन, मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी है एक बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चलाने की, उस कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए भी। लेकिन यहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जो कि काफी मेहनत टास्क है, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन करना और पूरी की पूरी जनता का वैक्सीनेशन करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ओके, फिर भैया जिनको वही सब बातें दोबारा बोली गई कि पूरे देश को वैक्सीनेशन देना है, शुरुआत में उनको देना है जो जिनको जरूरत है, और भैया हीरोइक टास्क है, एक बार वैक्सीन आ गई सबको देना, अपने आप में एक हीरोइक टास्क होगा, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, रूरल एरियाज में जाके वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया में कोविड-19 की वैक्सीन की बात की जा रही है कि भैया इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको रिसोर्सेज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, क्योंकि वैक्सीन के मैन्युफैक्चर के साथ साथ उसके स्टोरेज को देखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज होगा ऑब्वियस सी बात है, और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं हुआ तो मान लीजिए वो वैक्सीन खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा फॉर एवरी स्टेज ऑफ द वैक्सीन प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, जो कि है आपका गवर्नमेंट। तो ये सब बातें बोली गई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है माउंटेन दैट सस्टेन मिलियंस, आउटसाइडर्स हैव डिसोसिएटेड द हिमालयाज फ्रॉम द पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द रिसोर्सेज। क्या बोला जा रहा है यहां पे? आप इस हेडिंग से ही समझ सकते हो कि भैया माउंटेन्स मिलियंस ऑफ लोगों को रहने की जगह देते हैं। वैसे तो लोग वहां पे रह रहे थे, उसके रिसोर्सेज को हार्नेस कर रहे थे, लेकिन अब आउटसाइडर्स पहुंच के उन हिमालयाज में जो वहां के लोकल लोग थे उनके रिसोर्सेज को छीन रहे हैं, और हिमालयाज का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको रोक रहे हैं। अब ये बात की जा रही है यहां पे कैसे करी जा रही है, इसको भी देखते हैं। अगर आप हिमालय शब्द की बात करो तो दो संस्कृत वर्ड से मिलकर बनाइए, एक है हिम जिसका मतलब होता है स्नो, दूसरा है आलय जिसका मतलब होता है बोर्ड। हिमालय की ब्यूटीज के बारे में पूरी दुनिया को पता ही है। दुनिया के 36 वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक हिमालयाज है। एक रिपोर्ट है बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट कि ये जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है, इसमें 240 मिलियन पीपल रहते हैं, मतलब 24 करोड़ लोग रहते हैं। माउंटेन्स बहुत रेजिलियंट इकोसिस्टम है, लेकिन उनके जो इनहेबिटेंट्स है बहुत वल्नरेबल है। आपको पता है क्यों वल्नरेबल है? माउंटेन्स में एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं। अगर माउंटेन में अगर आपने कोई हाइड्रो पावर प्लांट बना रखा है तो भैया वहां फ्लडिंग का बहुत तगड़ा खतरा है। माउंटेन्स में एक्सेसिव आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो लैंडस्लाइड का खतरा है। बहुत सारी चीजें, लाइवलीहुड ऑप्शंस वहां पे बहुत कम है। फॉरेस्ट इकोलॉजी पे डिपेंडेंट है वहां की पॉपुलेशन, लेकिन फॉरेस्ट तो आप तड़ातड़ काट रहे हो सड़कें बनाने के लिए। फिर लोकल्स के लिए एक एसेंशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये फॉरेस्ट, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ड्विंडल कर रहे हैं, क्योंकि लोग एक्सेसिव और अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस माउंटेन्स में इस्तेमाल की जा रही हैं वो लंबे समय में सस्टेनेबल नहीं है, वो वहाँ के लोकल सॉइल को अनफर्टाइल कर देंगी, और कुछ समय बाद हो सकता है कि एग्रीकल्चर करना वहाँ पे मुश्किल हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हिमालय में बेसिक कम्युनिटीज है ना, उनका भी लैक है। क्या रीजन है? क्योंकि जो टेरेन है वो उतनी हॉस्पिटेबल नहीं है, तो सामान पहुंचने में समय लगता है, तो लोकल सस्टेनेंस करना मुश्किल हो रहा है। अभी लोकल सस्टेनेंस करना मुश्किल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना वहां पे आया नहीं है, और वहां पे आके जाके आप रिसोर्सेज को अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो ही जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वही रीजन, इनहॉस्पिटेबल टेरेन के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो नहीं पाया है वहां पे। डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। डेमोग्राफिक शिफ्ट का मतलब है जो लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं वो माउंटेन्स छोड़ के प्लेन में चले जाते हैं, तो जब प्लेन में वो चले जाएंगे तो वहां पे टैलेंट बचेगा नहीं, जब वहां पे टैलेंट बचेगा नहीं तो वहां का डेवलपमेंट होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी एक जगह का डेवलपमेंट वहां के ह्यूमन रिसोर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अगर वहां का ह्यूमन रिसोर्स ही बाहर निकल जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी चीजें। फिर धीरे धीरे ये भी देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर हिमालयाज हैं वहां पे फूड अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है, डिक्रीजिंग सेल्फ सफिशिएंसी ओइंग टू कंबाइंड प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ अटैक ऑन क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। अभी क्या हुआ कि
आपने जंगल काट दिए, जंगल में जो वाइल्ड लाइफ रहती थी वो अगल बगल भागने लगी, तो वो थोड़ा बहुत जो क्रॉप्स और लाइफ स्टाइल्स के इलाके थे वहाँ पे घुसने लगे। ये तो मैंने आपको बताई है कि जो यूथ वहाँ पे पढ़ लिख के थोड़े बड़े हो जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जब ये मेल माइग्रेट कर जाते हैं हिमालयन स्टेट्स के बाद, हिमालयन रीजन के बाद, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो औरतों पे आ जाती है या बूढ़े लोगों पे आ जाती है। अभी औरत और बूढ़े लोग ज़्यादातर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके चक्कर में कभी कभी जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है वो निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि मेल्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बहुत प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व थे और फीमेल्स और एल्डरली लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे ओवर डिपेंडेंस हो जाता है और एग्रीकल्चर थोड़ा कम हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर में आप कॉमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने लगते हो, क्रैश क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने लगते हो, जिसके चक्कर में लैंड जल्दी अनप्रोडक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से जो वहां पे नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन थे वो भी जा रहे हैं। तो भाई जो लोकल गधेरा थे, स्मॉल रिवर ट्रिब्यूटरीज, धारा नाला, ये सब सूख रहे हैं। प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स बदल रहे हैं, वो तो पूरे देश में बदल रहे हैं, तो हिमालयस में भी बदल रहे हैं। इन सब चीजों के चलते न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी आ रही है और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को खतरा है हिमालयन इकोलॉजी में। अभी इन सब चीजों को सुधारा कैसे जाए, गलती तो हम लोगों ने देख ली। तो माउंटेन स्पेसिफिक पॉलिसीज चलाई जा सकती हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए। ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फार्म सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लाई जा सकती हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी लाई जा सकती हैं। फिर माउंटेन इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे सकते हो। आप देखिए सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना इंडिया का। बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, बोटेनिकल्स का इस्तेमाल, बायो कंपोस्टिंग का इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहिए। लोकल फूड सिस्टम जो कि एंशियंट टाइम से वहां पे चल रहे थे उनको आप रिवाइव करिए, जो कि अभी के लिए बंद हो गए। और माउंटेन स्पेसिफिक नीचे प्रोडक्ट्स को आप पैदावार करिए। इन नीचे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देके आप बाद में इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में बेच के वहां के लोग पैसा भी कमा सकते हैं। मार्केटिंग सिस्टम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेके आना है। मेडिसिनल प्लांट्स, आपको पता है कि जो ज्योग्राफिकल पोटेंशियल होता है आपका हिमालयन रीजन का वो बहुत तगड़ा है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स की वैरायटी है वो भी बहुत बड़ी है। ज़रूरत है बस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट की मदद से ही हो सकती हैं। फिर भाई रीजन स्पेसिफिक लोकल फैक्टर्स को ध्यान देते हुए वाटर सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशंस को लेके जाना है, जिसके लिए लोकलाइज्ड लेवल पे एक डिबेट होनी चाहिए। और यहाँ पे वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूंकि ट्रेडिशनल नॉलेज के यूज में वुमेन्स को अच्छी खासी नॉलेज है। कैसे सीड्स को प्रिपेयर करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, मेडिसिनल यूज क्या है अलग अलग प्लांट स्पेशीज का। तो लोकल लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहां पे वुमेन्स को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि उनको इग्नोर कर देना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। द आफ्टर शॉक्स ऑफ स्टरलाइट। ये स्टरलाइट की कॉपर प्लांट की बात चल रही है और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जब भी हमारे देश में आप बात करते हो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आओ, हम अपने देश को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाएंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें लेके आएंगे, ये सब चीज़ों की यहाँ पे बातचीत करी जाती है। लेकिन जब सच में इंडस्ट्रीज इंडिया में आके काम करने की कोशिश करती हैं तो क्या होता है वो हमको इस स्टरलाइट कॉपर प्लांट वाले केस से पता चले। तमिलनाडु में एक जगह है थूथुकोडी नाम की, वहां पे एक स्टरलाइट कॉपर प्लांट है। 2018 में उस स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि जब वो काम चल रहा था उस प्लांट में तो कुछ लोग उस प्लांट के बाहर खड़े होकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि प्लांट बंद करो, प्लांट बंद करो। ठीक है, उस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बाहर गोली चला दी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो पुलिस को समझ में आया नहीं, उन्होंने गोली चला दी और उस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। जैसे उस 13 लोगों की मौत हुई, भैया जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने स्टरलाइट कॉपर प्लांट को कर दिया बंद। अब यहां पे स्टरलाइट कॉपर प्लांट 2018 से बंद है। अब इसको खोलने की बातचीत करी जा रही है और ये बोला जा रहा है कि जो लोकल लोग हैं ना वहां पे थूथुकोडी के, वो भी चाहते हैं कि ये स्टरलाइट कॉपर प्लांट खुल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के लाइवलीहुड्स स्टरलाइट कॉपर प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग, और वो जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मद्रास हाईकोर्ट गया। मद्रास हाईकोर्ट में जाके उन्होंने पिटीशन फाइल की कि सर इस स्टरलाइट कॉपर प्लांट को आप खोल दीजिए, और मद्रास हाईकोर्ट ने खोलने से मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, बंद तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया तो स्टेट गवर्नमेंट को ही खोलना चाहिए। अब बात की जाए कि स्टरलाइट केस के बारे में अगर बात करो तो स्टरलाइट केस में क्या सही है क्या गलत है, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इसके बारे में बहुत सारी कोर्ट में ऑलरेडी बहस हो चुकी है। फाइनली इसमें डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन देने वाला है। लेकिन बात यह होती है कि जब भी इस तरीके के प्लांट्स को सेटअप किया जाता है तब इनके बारे में बातचीत क्यों नहीं होती है?
स्टरलाइट कॉपर प्लांट के बारे में ऑथर इस आर्टिकल में बता रहा है कि पहले ये बोला गया कि ये स्टरलाइट कॉपर प्लांट महाराष्ट्र में खुलेगा, महाराष्ट्र में नहीं खुला। गोवा में खुलेगा, गोवा में नहीं खुला। फिर इसको तमिलनाडु में जगह दे दी गई। अभी तमिलनाडु में पहली बात जगह दी क्यों गई, जब दो जगह से इसको रिफ्यूज कर दिया गया था। तमिलनाडु में यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं पावर में, एक है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम, दूसरा द्रविड़ मुनेत्र कजागम। किसके समय पे खुला, किसने अपोज किया, किसने सपोर्ट किया, उसमें नहीं जाते। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इस कॉपर प्लांट को खोला, और ऑब्वियस सी बात है इस कॉपर प्लांट को खोलने से फायदा हुआ है, नो डाउट फायदा हुआ है। 4000 डायरेक्ट जॉब्स मिली हैं लोगों को, 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स मिली हैं। इसके आसपास का जो इलाका था ना, स्टरलाइट प्लांट के आसपास का इलाका, वहां पे अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लोगों के पास पैसा आया है, लोगों ने अच्छी जिंदगियां जीना शुरू की हैं। लेकिन अब सब बंद। क्यों बंद? क्योंकि 2018 से प्लांट बंद पड़ा है। अभी इंडिया को कॉपर प्लांट खोलने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है दोस्तों। हम कॉपर के इंपोर्टर हैं, ठीक है ना। अभी हम कॉपर के इंपोर्टर हैं, और जब हमारे यहाँ पे कॉपर है तो हमें खुद कॉपर बनाना चाहिए, लेकिन उसको बनाने के लिए इस तरीके की फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी, और इस तरीके की फैक्ट्रीज हो जाती हैं बंद। और कोविड-19 के बाद जो हालत है वो बिल्कुल खराब हो गई, क्योंकि कोविड-19 के बाद इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है लोगों की वो बहुत बढ़ गई है। तो अब लोग चाहते भी नहीं कि उनके नेबरहुड में कुछ इस तरीके के प्लांट बने, ठीक है। अब आप देखोगे स्टरलाइट प्लांट को लेके कुछ लोग फेवर में, कुछ लोग अपोज में, ज्यादातर लोग स्टरलाइट के अपोज में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस तरीके के पावर प्लांट्स लगते हैं तो जो लोकल इकोलॉजी होती है उसको काफी नुकसान होता है। अब यहाँ पे स्टरलाइट का एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिया। आपको अभिमन्यु के बारे में पता होगा, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारा गया था। यहां पे स्टरलाइट को अभिमन्यु बता रखा है, और स्टरलाइट को बोला गया कि चक्रव्यूह में फंस गया है। यानी कि पहले तो महाराष्ट्र ने और गोवा गवर्नमेंट ने इस स्टरलाइट इंडस्ट्री को अपना प्लांट सेटअप नहीं करने दिया। अभी तमिलनाडु ने इसको सेटअप करने दिया, इसने सेटअप किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लोगों को नौकरियां दी, काम शुरू हो गया। उसके बाद अब ये बंद हो गया। अब ये स्टरलाइट वाला अभिमन्यु हो गया है, ठीक है। इसको एंट्री तो मिल गई चक्रव्यूह में, लेकिन चक्रव्यूह में अब ये घूम रहा है, अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा है। अब बात यह है, मौतन यहां ये भी बोल रहा है 2018 में जब इस प्लांट को बंद किया गया तो क्या सारे प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया इस प्लांट को बंद करते वक्त? क्या ये देखा गया कि जो लोगों को भी ये प्लांट नौकरी देता है उनको आगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? ठीक है। फिर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जगह ढूंढते हैं प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए। अभी स्टरलाइट पावर प्लांट के चलते तमिलनाडु में जल्दी कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता है, तो एक ऐसा ही प्लांट जो कि पहले तमिलनाडु में लगने वाला था उसको रिलोकेट कर दिया गया अमेठी में। अभी वो अमेठी में लग रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि जो गवर्नमेंट की हैंडलिंग है सही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की हैंडलिंग सही नहीं है, साथ साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी हैंडलिंग भी सही नहीं है। ओवरऑल हैंडलिंग गड़बड़ चल रही है। और ऑथर एंड में ये बोल रहा है, देखिए हमारी 130 करोड़ की जनता है। अब इस 130 करोड़ की जनता को अगर सस्टेन करना है तो डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, और अगर डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को और साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज को भैया प्रोफेशनलिज्म दिलाना पड़ेगा। अगर स्टरलाइट जैसे प्लांट्स इस तरीके से आके फंस के बंद हो जाएंगे तो कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आने वाला है नहीं। और फिर आप बात करते हो चाइना के साथ कंपीट करने की, तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पे ऑथर ने बोली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अभी के लिए मैं इस अपने डिस्कशन को खत्म करता हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय एंड टेक केयर।